स्टार्ट। हेलो साथियों, मैं हूं गौतम कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन पे। साथियों, आज के इस वीडियो में समान अध्ययन का सीरीज लेकर आए। इससे पहले हमने मैथ रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया है जो क्लास 1 रीजनिंग का है। उसमें ही बताया था कि 100 क्वेश्चन डलाएगा, जिसमें 14 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं जो कि टाइप है। तो आप नहीं देखें वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। और आज हम जो है समान अध्ययन का जो सब पेपर लेकर आए हैं, जो कि आप फुल्ली जो है ये आपका जो सरकारी किताब अपने लोग का किताब है, क्लास 6 में जो किताब चलता है ना, इतिहास का बुक है, उसी का शॉर्ट नोट्स है। तो आपको यह फायदा होगा ना कि जो हम लोग पढ़ाते हैं वही चीज से हम लोग को पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि यह सिलेबस में बताया भी है कि हम उसी किताब से पूछेंगे जो आप लोग पढ़ाते हैं, यानी बीपीएससी के लेवल से कम होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो सिलेबस का किताब है 6, 7, 8 का, तो इसमें भी जो बातें लिखी हुई है उसको हमको एक शॉर्ट रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ने का तो टाइम है नहीं। तो इसी सीरीज में हमने क्लास 6 का इतिहास का जो बुक है उसी को हम शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं, जिसमें टोटल जो है आपका चैप्टर 13 चैप्टर है। तो आज 4 चैप्टर का इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद आगे कोशिश करेंगे 4 चैप्टर का फिर एक वीडियो में, फिर 4 चैप्टर का 5 चैप्टर का बच जाएगा तो एक वीडियो में सबको अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एकदम क्लास 6 के जो किताब है उसके बेसिक वाला जो किताब है ना, जो क्लास 6 में चलता है, तो उसमें भी आपको कम मटेरियल नहीं दिया हुआ है। तो जब हम लोग इस थरो पढ़ लेंगे ना तो उसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हम लोग को आसान होगा। लेकिन अगर हम कहीं ऑब्जेक्टिव केवल बताते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपको कॉम्प्रहेंसिव नहीं हो पाएगा। जो चीज बताएंगे वही चीज अगर पूछा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो फंस जाएंगे हम लोग भी। तो हम मेरा मानना है कि आप समग्र जब कॉम्प्रहेंसिव जब पढ़े हुए रहिएगा ना तो आपको नहीं भी आएगा। मान लीजिए कोई ऑप्शन याद नहीं आ रहा है हमको, तो जब याद नहीं आएगा तो क्या करेंगे, एक अंदाज से हम लोग टिक लगाएंगे कि ये हो सकता है। तो जब हम लोग उसका शॉर्ट नोट्स का एक बार रिवीजन किए हुए रहेंगे ना तो आसान होगा हम लोग को टिक करने में। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स क्लास 6 के बुक का। ठीक है। देखिए, तो अध्याय 1 है। अध्याय 1 में हम लोग इतिहास से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। देखिए, अध्याय 1 में जो है आपको इतिहास का ही बुक है, तो इसमें देखते हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर है प्राचीन भारत के काल के संदर्भ में हम यहाँ पर ईस्वी लिखे हैं। ठीक है। तो देखिए 700 और 750 से पहले के जो काल होता है ना, ईस्वी के पूर्व काल को प्राचीन भारत के अंतर्गत रखा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, 700 से 750 ईस्वी के पहले, यानी कि 700 ईस्वी से जो पहले का जो काल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व काल कहते हैं। इतिहास के पूर्व काल यानी प्राचीन भारत के काल के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद मध्यकालीन भारत का जो काल है यह आपको 700 से 750 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो काल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मध्यकालीन भारत का काल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत का जो काल है वह 1800 से 1947 ईस्वी तक के जो काल होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आधुनिक भारत के काल में रखते हैं। अब प्राचीन भारत के काल जो है 700 से 750 ईस्वी के पहले का काल, देखिए इसमें सट गया है। तो जो चीज यहाँ है वही चीज थोड़ा रिपीट हुआ नीचे होना चाहिए। अब देखिए हम लोग अगला पॉइंट है, अब अगर नहीं समझे तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए पहले यहाँ देखिए 700 है, 700 या 750 भी कह सकते हैं। तो इससे के पहले का जो काल है ना इसको हम प्राचीन भारत के अंतर्गत रखेंगे। और यहाँ से लेके 1800 ईस्वी तक के जो काल है, 1800 ईस्वी तक के काल को हम लोग मध्यकालीन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यकालीन काल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 1800 से लेकर 1947 तक, यानी 1800 से लेकर 1947 का जो काल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का काल कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग की हेडिंग है इसमें की जो भी विशेष बात है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, तो पूर्व ऐतिहासिक काल जो है 700 से 750 ईस्वी के जो पहले के काल होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है।
क्या कहा जाता है, पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब इस काल में क्या क्या हुआ है, इस काल में क्या क्या हुआ उसको हम लोग देखना है। देखिए इसी पूर्व ऐतिहासिक काल में खोज की गई, किस चीज का खोज की गई, आग का खोज की गई। ठीक है, तो आपको पहिया का खोज किया गया, इसका उपयोग को भी किया गया, पहिया और इसका उपयोग, खेती की गई, पशुपालन किया गया एवं विकास हुआ, गांव कस्बों एवं शहरों का विकास हुआ। देखिए गांव का भी विकास हुआ इसी काल में, कस्बों का विकास हुआ और शहरों का विकास इसी काल में होता है। तो देखिए तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन भारत का काल क्या है, दे देगा 4 गो ऑप्शन, तो हम लोग को पता रहेगा तभी तो लिख सकते हैं कि 700 से 750 ईस्वी के पहले का जो काल होता है ना, उसको हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत रखेंगे। फिर 700 से 1800 के बीच का जो काल है उसको क्या रखेंगे, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत रखेंगे। 1800 से 1947 तक के जो काल होगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, आधुनिक काल में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि आग का खोज किस काल में की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व ऐतिहासिक काल में, यानी 750 ईस्वी से पहले के जो काल है उसमें आग की खोज की गई। पहिया का, इसका उपयोग, खेती, पशुपालन, इन सभी चीजों का विकास, गांवों कस्बों एवं शहरों का विकास कब हुआ, तो पूर्व ऐतिहासिक काल में हो गया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से बनाएगा तो हम लोग आराम से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए अब संगठित राज्यों का निर्माण कब से शुरू हुआ, संगठित राज्यों का निर्माण कब से, देखिए 600 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व जो लिखा हुआ रहता है इसका मतलब समझ लिए, जब देखिए ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, तो जन्म हुआ ना, तो यहाँ से लेके मान लीजिए जन्म हुआ उस समय से डेट शुरू हुआ। ठीक है, तो जब डेट शुरू हुआ इधर से आगे जब बढ़ेगा ना, मान लीजिए कि 100 हो गया, इधर 150 ईस्वी हो गया, तो इसको बोलते हैं ईस्वी। क्या बोलते हैं, ईस्वी। और जब इधर के जब काल होगा यानी ईसा मसीह के जन्म के, यानी ईसा मसीह के जो जन्म हुआ है उससे जो पहले का जो काल होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ईसा पूर्व होगा। इधर क्या मान लीजिए 50 हो गया, इधर 150 वर्ष पहले, तो इसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहता है कि संगठित राज्यों का निर्माण कब शुरू हुआ, क्वेश्चन आ सकता है कि संगठित राज्यों का निर्माण ईस्वी सन से 600 ईस्वी पूर्व जो है ये आप संगठित राज्यों का विकास हो जाता है शुरू, और उसी समय जो है ना 16 महाजनपद का निर्माण होता है, और उसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए उपनिवेशवाद, ये उपनिवेशवाद का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है। देखिए किसी मजबूत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, कर उसका आर्थिक शोषण करता है, क्या है, शोषण करता है, आर्थिक जब शोषण करता है तो उसको हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे कि आपका ब्रिटेन जो है भारत देश पर क्या करता था, यहाँ पर अधिकार कर कर यहाँ पर वो आर्थिक शोषण करने का काम करता था, तो भारत क्या होगा, उसके लिए एक उपनिवेश हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपनिवेश। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि पांडुलिपि क्या होता है। ये पांडुलिपि होता है, ये हाथ से लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं, इसे हाथ से लिखे होते हैं। इसमें राजाओं, देखिए राजाओं एवं सामंतों होगा। ठीक है, सामंत लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधि तथा विज्ञान का इसमें उल्लेख मिलता था। देखिए पांडुलिपि क्या था, तो पांडुलिपियां वो होता था जिसमें कि राजा का ये हाथ से पहले लिखे जाते थे, राजा का जीवनी उसमें अंकित होता था, आम जीवन का रहन सहन, खान पान इत्यादि विज्ञान जो है ये सभी जो है पांडुलिपि पर लिखे जाता था। तो आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो किसका जीवनी लिखा जाता है, महान लोगों का जीवनी लिखा जाता है, आम आदमी का तो जीवनी लिखा नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें उस समय भी जो विशिष्ट लोग थे उन्हीं का जीवनी, जैसे कि राजा थे उनकी खान पान, उनकी परंपरा, जैसे कि औषधियों के विषय में, दवा के विषय में लिखा था, विज्ञान में कोई नई खोज हो रही है तो उसके विषय में लिखा जाता था, मान्यताएं क्या हो गया, परंपराएं लिखी जाती थी, कोई धार्मिक विचार है वो भी आपको पांडुलिपि के माध्यम से लिखा था, हाथ से लिखा जाता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। अब देखिए पांडुलिपियां कैसा होता था, ये तार पत्रों पर लिखी जाती थी, भोजपत्रों पर लिखी मिलती थी,
अगला क्वेश्चन है, देखिए, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि पांडुलिपि किस पे लिखे जाते थे, तो भोजपत्र या तारपत्र, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक अगला है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है मेरे भाई, ये आपको पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि गोपाल नारायण सिंह पुस्तकालय कहाँ पे है, तो पटना के कहाँ है, पालीगंज में है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ से भी बनता है, और ये सभी जो चीजें हैं, फैक्ट्स है, इसको अगर एक बार समझ लीजिएगा तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब बना दीजिएगा। ठीक है, हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि यह अपने हाथ से हम क्लास 6 के बुक का पूरा निचोड़ निकाले हैं। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो किताब पढ़ा रहे हैं ना, उस किताब को तो हर हाल में पढ़ लेना है। देखिए अभी आ गया, यहाँ इतिहास का आ जाएगा, पूरा 6, 7, 8 कर देंगे, फिर आपको ज्योग्राफी का कर देंगे, फिर आपका भूगोल का कर देंगे, इधर विज्ञान सेशन का कर देंगे। सारा वीडियो को हम कहे ना कि 8 से 10 वीडियो में सारा मतलब कंप्लीट कर देना है, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, हमने इसको ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी भेज देंगे। ठीक है, भेज भी दिए हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, एक दो बार जो है ना वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस याद हो जाएगा। चलिए अगला है कि पांडुलिपियां जो है किन किन भाषा में लिखे जाते थे, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आ जाएगा, संस्कृत में, प्राकृत भाषा में, तमिल में भी लिखे जाते थे, और कन्नड़ भाषा में भी लिखे जाते थे। तो याद रखिएगा, तमिल, कन्नड़, संस्कृत और प्राकृत भाषा में भी यह लिखे जाते थे। ठीक है, चलिए अब अगला है कि अभिलेख क्या होता था। तो देखिए अभिलेख पत्थर या धातु की, ये आपको सतह होता था चौकोर। ठीक है, और उस पर ही राजा जो है अपना विचार लिखा करते थे, अपना संदेश जनता को देते थे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, अभिलेख। ठीक है, आगे है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो देखिए यहां से आया कि इमारतों को जो अवशेष होते हैं उसको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। औजार जो मिलता है, जैसे हम लोग वैशाली में, वैशाली के संग्रहालय में जाइएगा या पटना कोई संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ बहुत ऐतिहासिक चीज रखा हुआ रहता है, जो उस समय प्राचीन काल में जो हमारे जो जनता थे, मतलब लोग थे, वो क्या क्या यूज करते थे, उनका औजार क्या क्या होता था। जैसे कि खुरपी हो गया, जैसे अभी यूज करते हैं ना, खुरपी कुदाल यूज करते हैं, उसी प्रकार उस समय क्या औजार था, ये तो ये सब हो जाएगा। हथियार, ये सभी जो प्राचीन काल में मिलते थे। बर्तन, मिट्टी का बर्तन। आभूषण क्या इस्तेमाल करते थे, किसी भी संग्रहालय में जाइएगा तभी प्राचीन काल के जो आभूषण इस्तेमाल किया थे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मूर्तियां प्राप्त होती है, चित्र प्राप्त होते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं, ये सभी जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे क्लास 6 के बुक का है, पहले हमने बता दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि लिखेगा कि पांडुलिपियां जो है किन भाषाओं में, इनमें से किन भाषाओं में लिखे गए थे। अब वहाँ 4 को दे देगा ऑप्शन, और उसमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमको जब पूरा बात याद रहेगा कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल या कन्नड़ भाषा में ही लिखे जाते हैं, तो कोई दूसरा भाषा दे देगा तो वहाँ पर हम लोग गड़बड़ा सकते हैं, तो उसको नहीं मारेंगे टिक, और ये वाला लगा देंगे। अभिलेख क्या होता है, या कैसे यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछेगा, तो ये पत्थर का होते थे और धातु के होते थे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, आप कह देगा कि इनमें से कौन पुरातात्विक स्रोत है, तो ऑप्शन दे देगा, यह ऑप्शन में से रहेगा तो टिक कर देंगे, कोई मिल जाएगा हमको। तो यहां से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब पुरातात्विद क्यों कौन होते थे, देखिए, तो पुरातात्विद कौन कहते हैं, जैसे पुरातात्विक वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनको हम पुरातात्विद कहते हैं। जैसे कि ये जो इमारतों को जो अवशेष मिला, औजार मिला, हथियार, बर्तन और आभूषण जो प्राप्त हो रहा है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। अब देखिए डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार में आपको खुदाई की थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजमहल की अवशेष प्राप्त हुआ है, और सोने के बैल के अवशेष मिले हैं। तो यहां से कितना क्वेश्चन बनता है, देखिए, तो एक पहला नंबर क्वेश्चन तो यही बन गया कि कुम्हरार की खुदाई किसने करवाया था, डॉक्टर स्पूनर। ठीक है, वहां से किस राजाओं का जो है, किन राजाओं का जो है महल प्राप्त हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। वहां सोना का बैल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से मिला है, कुम्हरार से, पटना के कुम्हरार से। ठीक है,
तो ये सारे चीज जो है इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है यहीं पर। तो जितना भी ये पॉइंट दिया हुआ है ना, सभी से कोई क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ पॉइंट केवल ध्यान में रखना है। एक बार 2 बार देख लेंगे ना तो सारा चीज याद हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए सिक्के। सिक्के क्या होते थे? देखिए सिक्के जो है ना, सिक्के पर राजकीय चिन्ह अंकित हुआ करता था। धार्मिक चिन्ह, धार्मिक जो चिन्ह होते थे, कोई लिपि अंकित होती थी। तो सिक्के पर क्या क्या अंकित होता था? कोई धार्मिक विचार, इसका राजकीय जो चिन्ह होते थे, राजा का जो अपना सिंबल होता था उस पर वो अंकित होता था। जैसे कि हमारे विद्यालय में क्या है कि मोहर जो होता है तो क्या होता है, उस पर विद्यालय का नाम लिखा हुआ रहता है, प्रधानाध्यापक का लिखा होता है ना, प्रधानाध्यापक उत्कर्ष मध्य विद्यालय फलाने जगह, हाई स्कूल फलाने जगह, एनपीएस फलाने जगह लिखा हुआ रहता है। तो क्या है, मोहर है। तो वही ना मोहर हो गया सिक्के। तो सिक्के पर क्या था, राजकीय चिन्ह अंकित हुआ करता था। जैसे कि हमारे अभी भी जो सिक्के चल रहे हैं तो उस पर क्या भारत का नक्शा रहता है, भारत सरकार का सिंबल रहता है, कई बहुत सारा चीज जो ऐतिहासिक है उस पर अंकित रहता है, अशोक स्तंभ उस पर अंकित रहता है। तो ये सब क्या होता है, उस समय भी ये सब हुआ करता था, एकाएक अभी से नहीं होना शुरू हो गया। अब देखिए सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यानी विज्ञान का वह शाखा जिसमें सिक्के के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते थे, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। अगला देखिए रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति, क्या बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम हर हाल में आ सकता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं ना, वह आपको अपने भोजन के द्वारा कार्बन जो है लेते रहते हैं, ठीक है। और जब यह मृत हो जाता है कोई भी जीव जंतु तो वो उसी कार्बन छोड़ते रहते हैं, उसमें से कार्बन क्या होता है, खत्म होते रहता है। तो जब कार्बन खत्म होते रहता है ना, तो उसमें कितना कार्बन बचा हुआ है, इस बात से पता करके वैज्ञानिक ये पता कर लेते हैं कि यह जो अवशेष है कितना पुराना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं। तो इससे कोई वस्तु कितना पुराना है, कितना वर्ष पहले ये धरती में दब चुका था, वैज्ञानिक लोग पता करता है इसी से कि वह कार्बन इसमें अब कितना बचा हुआ और कितना खत्म है। तो वही पता चला, कार्बन जितना खत्म रहेगा उसके अनुसार पता कर लेता है। तो इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति, ठीक है। अब देखिए तिथियों का मतलब, ठीक है, ये तो हम देख लेंगे। चलिए उत्तर पूर्व, देखिए भारत का जो सीमा है उत्तर पूर्व, देखिए यहाँ पर ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, ठीक है, तो नक्शा देख रहे हैं, तो ये जो दिशा है ये आपका उत्तर जो है, ये आपका पश्चिमोत्तर भाग है, और इधर क्या जाएगा, उत्तर पूर्व भाग है, इधर वाला क्या जाएगा, उत्तर पूर्व भाग। तो यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी, नागा पहाड़ियाँ हैं। अब देखिए ये सब कहाँ पर है, उत्तर पूर्व। आप देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सारा पहाड़ी जो है इसी तरफ है, कहाँ है, ये भारत के पूर्व दिशा में। जितना भी पहाड़ी का नाम लिखा हुआ है, ये गारो, खासी, जयंतिया जो है, मिसमी, नागा पहाड़िया, ये सब आपको इन्हीं सब राज्यों में मिल जाएगा, आपको उत्तर पूर्व राज्य में। तो वहाँ पर ऑप्शन देख लेना है कि कौन सा राज्य है और उसमें लगा देंगे। इधर देखिए, इधर जो है आपको कई 7 गो स्टेट है, 7 स्टेट है, ठीक है। इधर त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, 7 स्टेट है इधर, ठीक है, 7 स्टेट मिलाकर। तो इसी को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो ये जितना भी गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी, नागा पहाड़ियाँ ये सब है, सब उधर भी है। अब देखिए मेहरगढ़, देखिए ये मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है। 600 ईसा पूर्व गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ईंट के बने पक्के मकान, ये सब कहाँ मिला है, ये आपको मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ड्रिल है, सान पत्थर है, ये सभी वहीं से प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 1 कंप्लीट हो गया, वही तक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था। अब हम लोग अध्याय 2 का देखते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए तो 2500 ईसा पूर्व जो है नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा क्या कि नगरीय सभ्यता का विकास कब हुआ, तो 2500 ईसा पूर्व हुआ। विंध्य पर्वत, विंध्य जो पर्वत है
ये क्या है इसके विषय में हम देखते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांटती है जो विंध्य पर्वत है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ऐसे ऐसे नक्शा है, ठीक है, रफ बना लेते हैं, ठीक है। तो विंध्य पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये जो है भारत ये उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांटते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण भागों में बांटते हैं। अब देखिए ब्रह्मगिरी 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया गया है। देखिए अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ क्या वो बन रहा है कि महापाषाणी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन आपको आ जाएगा रहेगा ब्रह्मगिरी, टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि महापाषाणी संस्कृति कितने साल पहले विकास हुआ। तो 3000 साल पहले विकास हुआ। बताइए इस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी प्रकार इस सब में भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए महापाषाणी संस्कृति मृतकों को दफनाकर चारों ओर से आपको पत्थर रख दिया करते थे। जैसे क्या करते थे महापाषाणी संस्कृति के लोग, जैसे यहाँ मान लीजिए कि दफना दिए और चारों ओर जो क्या करते पत्थर रख दिया करते थे, पत्थर, ठीक है। तो महापाषाणी का मतलब हुआ वही पत्थर युग, ठीक है। चलिए अब देखिए कोलडीहवा एवं चोपनी मांडो से सबसे पहले धान चावल उपजाया जाता था। तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले चावल यानी धान की खेती कहाँ होता था। तो सबसे पहले कहाँ आएगा कोलडीहवा में या चोपानी मांडो में, ठीक है। ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो पूछता है ये कोलडीहवा का ही पूछता है, ठीक है, ये कोलडीहवा ही पूछता है। ये पश्चिमोत्तर भारत में है, यानी पाकिस्तान और कश्मीर से सटा हुआ इलाका जो होता है ना वही जो है आपका कोलडीहवा है। और चोपनी मांडो में सबसे पहले का उपजाया जाता था। और बिहार में पूछेगा कि धान की खेती सबसे पहले और चावल की खेती कहाँ होता था। तो आप याद रखिएगा धान के बिहार में सबसे पहले जो है सोनपुर में होता था। सोनपुर या सारण भी देख सकता है, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट में सोनपुर में, जहाँ सोनपुर मेला लगता है ना पशु मेला, वहाँ ही सबसे पहले चावल की खेती शुरू हुआ था। वहीं पर धान का खेती चाहिए, चावल का खेती कहिए। चलिए अब आगे देखते हैं इंडिया शब्द। देखिए इंडिया शब्द इंडस से निकला है। पूछ देगा क्वेश्चन कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब देखिए ईरानियों और यूनानियों ने, ईरानियों यानी कि ईरान के रहने वाला, यूनान का मतलब फारस के रहने वाला यूनानी ने 2500 वर्ष पहले सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा था। क्या कहा था, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा। इंडिया शब्द इंडस से निकला। किससे निकला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में आपको क्या कहते हैं सिंधु कहते हैं। और उसी से सिंधु को ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहा, सिंधु हिंदोस कहा या इंडोस कहा, ठीक है। और बाद में इसी शब्द से वहाँ हिंदुस्तान शब्द निकलता है। अब देखिए सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। देखिए सिंधु नदी जो है और उसके पूर्व में, देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। ये भारत का नक्शा है और ऐसे से जाएगा और ये भारत का नक्शा है। अब देखिए सिंधु नदी के पूर्व में यहाँ सिंधु नदी निकलता है, ऐसे ऐसे बहता है। तो देखिए इस सिंधु नदी है ना, तो इसके जो पूर्व वाले जो क्षेत्र हुआ उसको क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है। अब देखिए फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है। अब देखिए ये भारत, तो मानव समूह के भारत के नाम पर पड़ा। देखिए भारत जो है ये भारत नामक मानव समूह जो थे, भरत नामक मानव समूह, भरत, ठीक है, मानव समूह के भारत के नाम पर पड़ा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। देखिए भारत का जो नाम जो पड़ा है ये भरत नामक समूह के लोगों के द्वारा पड़ा है, ठीक है। भरत नामक, ये जो रामायण में जो महाभारत शत्रुघ्न है ना वो भरत नहीं थे, ठीक है, दूसरा भरत थे। जो भरत समूह के थे मतलब एक काबिलाई था, उसके नाम पर जो है
भारत का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और ये 1500 ईस्वी पूर्व में मिलता है। कहाँ मिलता है? 1500 ईस्वी पूर्व में मिलता है। 1500 ईसा पूर्व में जो ऋग्वेद था उसमें वर्णन किया गया है इस बात का कि भारत का नाम भरत नामक व्यक्ति के नाम पर पड़ा था, जो कि भरत एक समूह था और उसके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं? अध्याय 3। अध्याय 3 आ गया। तो शिकारी मानव के साक्ष्य, शिकारी मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? मध्य प्रदेश के ये भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, ये आपका जगह है, ठीक है। सीधे आप, हालांकि वो इतना डीपली नहीं पूछेगा, शिकारी मानव के साक्ष्य कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से पूछेगा। यही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुढ़नी से एक खूब टफ करेगा तब पंचमढ़ी, भेड़ाघाट से। अब देखिए महेश्वर भीमबेटका की गुफा कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछेगा। महेश्वर भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। यहाँ क्या क्या मिले हैं? देखिए बैल, गाय, भैंस और हिरन इत्यादि के चित्र मिले हैं। यानी भीमबेटका में जो है आपको, जो मध्य प्रदेश में है, तो उसका जो है उस गुफा में पूछ देगा कि इनमें से किस जानवर का चित्र मिले, ऑप्शन दे देगा इसमें से, ठीक है। तो अगर हमको ध्यान में रहेगा कि बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि क्या हुआ? 4 गो है, तो बैल गाय तो याद रहता है, और भैंस, बैल गाय भैंस, वो हिरन जोड़ दीजिएगा, तो बस इतना ही काम मिला है, चित्र मिला है वहां पर। अब देखिए पैसरा, देखिए पैसरा एक जगह है, कहाँ है? बिहार के मुंगेर जिला में। पैसरा में आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। ये बहुत याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यहीं से आएगा। पैसरा कहाँ पर है? बिहार में है, और बिहार के किस जिला में है? मुंगेर में है, ठीक है। यहीं पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। जो प्राचीन काल के जो मानव हैं उनका जो अवशेष है ये बिहार में भी प्राप्त हुए हैं, और ये बिहार के मुंगेर जिला के पैसरा से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए प्रादेशिक ऐतिहासिक काल। अब पाषाण काल को हम लेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। प्रादेशिक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में, ठीक है। देखिए मेरा जो मकसद है, ये मकसद है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव आप जब अध्ययन किए हुए रहेंगे तो क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार से पढ़ना है कि हम लोग को पास मार्क्स तो आना ही चाहिए, और टॉप जब नंबर लाएंगे, जितना अधिक से अधिक जब नंबर प्राप्त करेंगे तो हमको अपने ही जिला में पोस्टिंग मिल जाएगा, अलग जाने की जरूरत नहीं होगा। और हम लोग अभी जो है लगभग लोग अपने घर मोहल्ला के आसपास अपने गांव में है, पंचायत में है, ठीक है। तो यहाँ सारा के सेटअप लेकर हमको अलग जब जाना पड़ेगा। जैसे देखिए मेरा ही यहाँ पर स्टूडियो है, ठीक है, और मैं पूरे सिस्टम से यहाँ पर फिक्स हूँ, और कहीं अलग भेज देगा तो सारा चीज़ सेटअप चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से लेकर सारा चीज़ लेके जाना पड़ेगा अलग। तो प्रयास हम लोग को यही करना है कि अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आए। पास तो करना ही करना है, लेकिन उसमें भी अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आए, ताकि हम लोग को अपना ही जिला में, अपना ही प्रखंड में, हो सके तो अपना पंचायत में ही पोस्टिंग मिल जाए। इसका पूरी तरह प्रयास करना है। और इस प्रयास में एक मेरा जो है छोटा सा योगदान है। मैं चाहता हूं कि सभी भाई लोग, हम लोग जिस प्रकार से मिलते हैं और सब लोग से मिले जुले हैं, उसी प्रकार सारा लोग हम एक ही जगह हम लोग रहें और परिवार से बिछड़े नहीं। और हमारे शिक्षक समूह के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है, ताकि मेरा कुछ काम आ सके। ऐसे तो हम दूसरे कंपटीशन का पढ़ा रहे थे, लेकिन सभी अपने भाइयों के आग्रह पर हमने यहाँ शुरू किया है कि भाई ये सक्षमता परीक्षा के लिए कुछ गाइडलाइन दे दिया जाए, ताकि आप लोग का भला हो जाए और आपके साथ मेरा भी भला हो जाए। हमको भी तैयारी करना ही था, जो कि इसी माध्यम से मेरा भी तैयारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ हम लोग, देखिए यहाँ ईसा मसीह का जो काल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ जो है 0 हो गया, तो यहाँ से ईस्वी शुरू होता है, तो इससे 3000 वर्ष पहले
को हम नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। इसके बाद और जब बैक आएंगे तो ईस्वी से 8000 वर्ष पहले को मध्यपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, और फिर ईस्वी से 14000 से 20000 वर्ष पहले, 20,000 नहीं है, लगता 2 लाख है, कहा दाएं सैकड़ा हजार, 20 लाख पहले। ठीक है, 14000 से 20 लाख पहले के जो काल है उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो उस समय क्या था कि देखिए यहाँ पर पत्थर का टोटली यूज होता था, लेकिन उतना पत्थर का जो औजार था मॉडर्नाइजेशन नहीं था। फिर जैसे ही हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पर लोग जो है खेती करना, गुफा में रहना, ये सब सीख लिए थे। और जैसे ही हम नवपाषाण काल में पहुँचते हैं तो यहाँ जो पत्थर का उपयोग कर रहे थे, यहाँ पत्थर का औजार बनाना शुरू कर दिए। देखिए यहाँ पर सिलौट उलौट लोढ़ी उड़ी भी है, और इस तरह से विभिन्न प्रकार के पत्थर का औजार भी है। तो ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा नहीं, एक हमारे मतलब दिमाग में रख लेना। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको टिक करने में ऑप्शन जब आएगा, ऑब्जेक्टिव वाला कराएंगे तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अध्याय 4, बस लास्ट है इस वीडियो का। देखिए अब हमको है अध्याय 4 में 8000 से 10,000 ईसा पूर्व ईरान, देखिए 2 जगह है, ईरान और इराक देश की पहाड़ियों में पहली खेती शुरू हुआ। पूरे विश्व में लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व, इसको क्या करेंगे, 10,000 ईस्वी पूर्व जो है खेती करने का विकास हुआ। कहाँ पर हुआ? यह इराक और ईरान देश में पहाड़ियों में पहली खेती शुरू हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पहली खेती की शुरुआत किन देशों में हुआ? एक ऑप्शन दे देगा, ईरान रहेगा तो ईरान टिक लगा देंगे, इराक रहेगा तो इराक में टिक लगा देंगे। अगर दोनों रहेगा, ए में इराक बी में ईरान रहेगा, तो सी में क्या रहेगा ऑप्शन, ए और बी दोनों, तो उसमें दोनों में टिक लगा देंगे हम लोग। फिर पूछेगा कि कब से शुरू हुआ, कितना वर्ष पहले शुरू हुआ, तो 10,000 वर्ष पहले हुआ। सोचिए इस एक लाइन में, एक पंक्ति में आपका 3 क्वेश्चन है। अब देखिए भारत में 6000 से 5000 पहले पश्चिमोत्तर भारत में खेती का शुरुआत हुआ। पश्चिमोत्तर भारत का कहाँ, आपको जैसे मैप में हम अभी जस्ट बताए थे, पीछे देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत का मतलब कहाँ होगा, से देख लीजिए। ये जो भारत है ना, यही आपका पश्चिमोत्तर भारत है। यहाँ जो पाकिस्तान वाला जो एरिया पड़ता है और ये कश्मीर वाला, यही पश्चिमोत्तर भारत है। तो 5 से 6000 वर्ष पहले इसी स्थान पर कोलडीहबा, जैसे आप पढ़े धान का खेती, कोलडीहबा में, चोपी मांडो में, इस सभी का खेती यहीं शुरू हुआ था धान का भारत में। ये कब से शुरू हुआ? 6000 से 5000 वर्ष पहले तक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब यहां देखिए, अब मानव ने सबसे पहले अब किन जानवरों को पालना शुरू किया था? सबसे पहले एक कुत्ता का पालतू बनाया था, फिर सूअर, भेड़, बकरी पालना शुरू किया था। याद रखिए, कुत्ता का, सूअर का पालना शुरू किया था, भेड़ को और बकरी को पालना शुरू किया था। याद रखिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछता है बैल, तो बैल को पालना शुरू नहीं किया था। गाय पूछेगा तो गाय का भी नहीं किया था, बराबर क्वेश्चन पूछ देता है ये। तो कुत्ता का पहले पोसा था, फिर सूअर, भेड़, बकरी पालना शुरू किया था। पहले गाय और बैल को पालतू नहीं बनाया था। ये जब आर्य लोग आए थे तो आर्यों का ये गाय जो है देन है, और उसी का पूजा शुरू हुआ था उस समय से। लेकिन प्राचीन काल में मानव सबसे पहले कुत्ता को ये पालना शुरू किया था, इसके बाद सूअर को, इसके भेड़ को, इसके बाद बकरी को। अब आते हैं हम लोग नवपाषाण युग में। तो देखिए, शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। पहले क्या करता था, लोग शिकारी करता था, अब शिकार करने से क्या अच्छा क्या हो गया, खेती करना जान गए, पशुपालक हो गए, किसान हो गए, और खाद्य उत्पादन करने लगे, यानी अनाज के उत्पादन शुरू कर दिए। तो पहले शिकारी से क्या हो जाते हैं, पशुपालक और खाद्य उत्पादक बन जाते हैं। किस काल में? तो नवपाषाण काल युग में। अगला पॉइंट है कि आरंभिक गांव एवं सामाजिक संगठन का विकास हुआ। जो प्रारंभ में जो विकास होता है वो किस काल में होता है? आरंभिक जो गांव का जो कॉन्सेप्ट है,
गांव, इसके बाद सामाजिक जो संगठन है, लोग संगठन बनाकर एक जगह गांव में रहना शुरू कर दिए। अब लोग घूम घूम कर, जैसे पहले क्या होता था कि भोजन के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था मौसम चेंज होने के बाद। तो अब जो है मानव क्या करना कर दिया शुरू, कि अब समूह में रहना शुरू कर दिया। जो आरंभिक गांव का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप होने लगा, सामाजिक संगठन में लोग रहने लगा, ठीक है, जिससे आज हमारा प्राचीन का गांव का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी सब का विकसित रूप है। तो ये कब हुआ, क्वेश्चन पूछेगा, तो नवपाषाण युग में, ठीक है। अगला है कि नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य भारत के पश्चिमोत्तर भाग में मिले हैं। देखिए नवपाषाण काल, देखिए नवपाषाण काल में भी जो है कृषक मतलब किसान, पशुपालक मतलब वही किसान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, पश्चिमोत्तर भारत से, यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र से मिला है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है हमको। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं पुरास्थल प्राप्त वस्तु, ठीक है। देखिए मेहरगढ़ से ये स्थल का नाम दिया, जो वस्तु प्राप्त हुए हैं यहाँ दिया हुआ। देखिए मेहरगढ़ से चावल खेती का प्रमाण मिला है, गेहूं जौ भेड़ बकरी पालने का प्रमाण मिला है। कोल्डीवा से, देखिए कोल्डीवा से चावल का खेती का प्रमाण मिला है, वहाँ से हड्डी मिला है प्राचीन काल अवशेष। अब बुर्जहोम है, बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है, इतना मिस्टेक है, बुर्जहोम है ये, इसमें गेहूं के दलहन भेड़ बकरी इत्यादि पालने का प्रमाण आपको यहाँ से मिला है बुर्जहोम से, ठीक है। चिरांद कहाँ है बताइए। देखिए चिरांद जो है ये आपको, चिरांद सोनपुर में है। चिरांद जो है पहले प्राचीन काल में नाम था सोनपुर, ठीक है, सोनपुर में ये चिरांद जो है, यहीं से आपको गेहूं और चना और जौ के खेती का प्रमाण मिला है। अब देखिए पयमपल्ली क्या है, यहीं से काला चना का उत्पादन का प्रमाण मिला है, ज्वार का मिला है, बाजरा का मिला है, भेड़ और सुअर पालने का जो साक्ष्य है पयमपल्ली से मिला है। तो यही में से कोई ऑप्शन दे देगा, ये वाला टपका देगा जगह, समझे। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है क्या क्या दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है अध्याय 5 में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता आ जाता है हमारे पास। देखिए हड़प्पा सभ्यता आ जाता है, और इसी को हम लोग संदर्भ सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो ये होता है नवपाषाण काल का ही, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये इसको धातु युग का प्रथम धातु युग का यहाँ शुरुआत होता है। कब शुरुआत होता है, नवपाषाण काल में धातु युग का शुरुआत होता है, और प्रथम धातु तांबा का खोज किया जाता है, ठीक है। तो पहले इसमें क्वेश्चन भी आता है कि मानव ने सब पहले किस धातु का उपयोग करना शुरू किया था, तो ये आप याद रखिएगा, तांबा का। अब देखिए कोटदीजी अमरी, अब देखिए उत्तरी पंजाब में सरायखेला जगह है, जलीलपुर में मिला है। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा में। भारत हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद इराक, भारत में किस सभ्यता का विकास हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। इराक में तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। मिस्र में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। चीन में क्या हुआ, सांग सभ्यता का विकास हुआ। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए कहाँ पर कौन सभ्यता का विकास हुआ है, तो कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में। सरायखेला या जलीलपुर कहाँ है, तो उत्तरी पंजाब में। कोटदीजी अमरी कहाँ है, सिन्हा में है, ठीक है। मिस्र में मिस्र की सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भारत में तो हड़प्पा का सभ्यता का विकास हुआ ही है। और सांग सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ, तो देखिएगा ये आपको चीन में हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ ध्यान में रखना है हम लोग को। आगे देखिए अध्याय 5 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज संबंधित बातें दी हुई है। हड़प्पा सभ्यता में आपको खोज संबंधित बातें दी हुई है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास फैक्ट्स है, जहाँ से कि आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, पूछ सकता है कि ज्यादातर क्वेश्चन होता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है, ठीक है। मोनद गोमरी जगह है, ये आपको पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के तट पर। कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो का खोज कहाँ किसने किया था, राखालदास बनर्जी। कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो आप जाएगा राखालदास बनर्जी। यह स्थान कहाँ है, तो लरकाना में, ठीक है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कब खोज की गई, तो 1922 में खोज की गई। अब देखिए
कालीबंगा, कालीबंगा इसका खोज करता है ब्रजवासी लाल। ठीक है, अब ब्रजवासी हम लोग के नेता भी हैं, तो उनके नाम पर याद रख सकते हैं, ब्रजवासी यानी कालीबंगा। और यह स्थान कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी किनारे है, घग्गर नदी। ये खोज कब की गई थी? तो 1961 में। देखिए ये पूरा डाटा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी चांस रहता है। अब देखिए लोथल है, ये क्या है? लोथल, थल है तो लोथल कहाँ पर है? खोजकर्ता कौन था? रंगनाथन राव। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। किस नदी के तट पर है? तो भोगवा में। इसकी खोज कौन किया था? कब हुआ था? तो 1954 में। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि धौलावीरा, धौलावीरा का खोज किसने किया था? तो RS बिष्ट। ये कहाँ पे है? तो कच्छ में। कच्छ कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है भाई। ठीक है, कच्छ कहाँ पे है? तो गुजरात में। ठीक है, इसका नदी का तट नहीं है। ये 1889 से 90 में खोज की गई थी इसका। चंद्र बहादुर ये है, इसका खोज किया था गोपाल मजमूदार ने। यह कहाँ पर है? सिंध में है। और सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के तट पर है। 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अब देखिए, अब यहाँ देखिए बनावली नहीं, रंगपुर, रंगपुर है। रंगपुर क्या है? बस, इसका नाम है मदहोश रूप बत्स। ये कठियावाड़ में है इसका। ये इसका कौन नदी है? मादर नदी के तट पर खोजा गया था 1931 से 53 के ईस्वी के आसपास। बनावली, ये बनावली कहाँ, किसने खोज किया था? तो RS बिष्ट ने। यह कहाँ पर है? तो हिसार में। यह हिसार कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के आसपास, हरियाणा में ही है। ये हरियाणा में है और इसकी नदी तट नहीं है और ये ईस्वी भी नहीं है। ठीक है, तो इसको बनावली का खोज RS बिष्ट ने किया था और ये कहाँ पे है? तो हिसार पे। देखिए इतना जो डाटा दिया हुआ ना, इससे भी आपको संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो बार देख लेंगे, एक नज़र डाल लेंगे तो हमको सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग को आज जो है अध्याय 5 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार से अब हमारे पास इसमें बचा हुआ है 8 चैप्टर। तो कोशिश करेंगे कि 4-4 चैप्टर करके तो 3 वीडियो में आपको क्लास 6 का बुक का जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 7 लाएंगे, फिर 8 लाएंगे। उसके बाद आप फिर ज्योग्राफी का, भूगोल का जो पार्ट है उसमें भी लाएंगे और सामाजिक विज्ञान का भी ले आएंगे, इसका विज्ञान का भी लाएंगे। तो सारा जो है कुल मिला के 10 से 15 वीडियो में ही आपका सारा काम समाप्त हो जाएगा। इसका PPT भी हम लोग भेज दिए हैं ग्रुप में, या नहीं भेजे हैं तो आप टेली ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। प्रतिभा फाउंडेशन का लिंक नीचे दिया हुआ रहता है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप पहुंच जाइएगा प्रतिभा फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आपको PDF इसका प्राप्त हो जाएगा और वीडियो देख लीजिएगा और PDF को एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यही पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग 8 तक पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। और ये क्लास 6 का फैक्ट है, कहीं अलग का नहीं है। ठीक है, और सारा जितना भी हम इसमें से दिए हैं फैक्ट, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इसमें से। अगर एक नज़र डालते हैं तो समझिए बहुत क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है सारा चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए वीडियो कैसा लगता है कमेंट कर जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव कीजिए या पॉजिटिव कीजिए, अच्छा लगता है तो अच्छा कीजिए, खराब लगता है तो खराब कीजिए, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कोई सजेशन दीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं इस पर। ठीक है, और आप लोग को देखिए इससे बाहर नहीं आएगा। हम लोग को बाजारू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को बुक के तो पहले फॉलो जरूर करना है। ठीक है, और लगभग हमारे पास जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 30 नंबर हिंदी का है और 120 जो है आपको जनरल रहेगा, मैथ रीजनिंग इसमें भी रहेगा, साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा, सोशल साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा। सोशल साइंस में ज्योग्राफी का आ जाएगा जो हम लोग को स्कूल में चलता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ को एक गहन अध्ययन कर लेने के बाद हम लोग को कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, प्रयास ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।